इधर से ले जाइए। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे दोस्त, आप सभी को सबसे पहले ये सूचना दे देता हूं कि आप सबों के लिए जो मैथ्स फाउंडेशन ऑनलाइन 551 था और मैथ्स टेस्ट अनलिमिटेड जो 500 था, ये ऑफर चल रहा था। आज 13 है, कल 14। केवल कल तक के लिए ये ऑफर है। कल तक में आप मैथ्स टेस्ट में अनलिमिटेड अगर एप्लीकेशन पर जुड़ना चाहेंगे ज्ञान गुरुकुल पटना पर, तो जुड़ जाइएगा। और मैथ्स फाउंडेशन में भी जुड़ जाइएगा, जिनको इच्छा होगी, जिनको ज़रूरत होगी। ठीक है। क्योंकि मंडे से मैथ्स अनलिमिटेड टेस्ट जो है वो ऑफर ख़त्म हो जाएगा और मैथ्स फाउंडेशन का भी ऑफर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। 14 तारीख लास्ट ऑफर रहेगा। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ओके। आइए हम लोग जिस चीज को लेकर इकट्ठे हुए हैं, जिस चीज के लिए इकट्ठे हुए हैं, उस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी लोग अपने अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जो भी ग्रुप वगैरह होगा, आप उसमें शेयर कर देंगे। ठीक है। मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। मेरे दोस्त, बच्चे कह रहे हैं ऑफलाइन कब खुलेगा? 15 से ऑफलाइन खुलेगा। 15 तारीख यानी मंडे से ऑफलाइन खुल रहा है। ठीक है। आइए आज के सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। आज के सेशन का ये पहला सवाल है। मैं इसे नाइट मोड कर देता हूं ताकि आपको देखने में सहूलियत होगा, है ना। देखिए, आज का पहला सवाल, सर यूट्यूब पर बंद हो जाएगा क्या? नहीं भाई, यूट्यूब पर हम उस टेस्ट प्रीवियस ईयर चलता ही रहेगा। अभी एसएससी जीडी है तो जीडी चलेगा, फिर रेलवे एसएससी जीडी का एग्जाम शुरू हो जाएगा, फिर रेलवे का प्रीवियस चलेगा। ये जो 25 क्वेश्चन प्रीवियस जो हम यूट्यूब चैनल पर लेके आ रहे हैं, ये आता ही रहेगा। ठीक है। बाकी आप लोग जो एप्लीकेशन पर आते हैं वो सारे एग्जामिनेशन के लिए होता है, और ये उस एग्जामिनेशन के लिए, और खास तौर पर ये प्रीवियस ईयर है। देख रहे हैं लिखा हुआ है एसएससी जीडी 11/2/2019 शिफ्ट 2 है। ठीक है। आइए सवाल सॉल्व करते हैं। मित्र, पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 12 बोरा चीनी 1200 रुपए में खरीदा है, 8 बोरा चीनी 1500 रुपए, 10 बोरा चीनी 2100 रुपए प्रति बोरा की दर से खरीदा है। सभी बोरा का औसत क्या होगा? मेरे मित्र, आप सभी जानते हो कि एवरेज बराबर होता है योगफल और बटे संख्या। योगफल बटे संख्या। अब एक बात बताइए, क्या एक बोरे का अगर कीमत 1200 है और आप खरीदे हैं 12 बोरा, तो 1200 रुपए प्रति बोरे की दर से 12 बोरा खरीदेंगे तो मेरे मित्र कितना? तो 14,400 इतने रुपए खर्च होंगे। उसके बाद 1500 रुपए प्रति बोरे की दर से 8 बोरा खरीदेंगे तो 15 ठे 120 यानी 12,000 ये खर्च होगा। फिर 10 बोरा 2100 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से हम 10 बोरा खरीदेंगे तो 2100 गुने 10 यानी मेरे मित्र 21,000 खर्च यहां पर होगा। तो 3 टाइप के प्राइस का, 3 प्रकार के कीमत का हमने 12, 8 और 10 बोरा क्रमशः खरीदा, जिस पर कुल खर्च हमारा ये आया। तो न्यूमरेटर में कुल खर्च और डिनोमिनेटर में बोरी की संख्या 12, 8, 20 और 20, 10, 30। तो बोरी की संख्या कितना हो गया? 30। अब देखिए 21 और 12 33 है ना, और 33 में 14 जोड़ देंगे 47। तो मेरे मित्र ये 47,400 हो जाएगा। किससे डिवाइड करना है? 30 से डिवाइड कर दो। जैसे डिवाइड करोगे 15, ठीक है, और ये 8, 1580। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1580। बिल्कुल अवश्य पढ़ा दिया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रोहित कुमार, आइए आगे चलते हैं। वेरी गुड।
चलिए इस प्रश्न को आप लोगों ने बना लिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए ये दूसरा प्रश्न है आपके सामने, समझने की कोशिश करिएगा इस प्रश्न को। मेरे मित्र सेकंड क्वेश्चन ये DI है, लाइन ग्राफ है। कहता है नीचे दिए गए लाइन ग्राफ एक कंपनी के 5 उत्पाद P1, P2, P3, P4 और P5 के लाभ प्रतिशत को दर्शाया गया है। लाभ प्रतिशत को दर्शाया गया है। अगर उत्पाद P5 का जो व्यय है, व्यय मतलब लागत, एक्सपेंडिचर, वो 46,000 है, तो आप इसी उत्पाद का राजस्व बताइए। मेरे मित्र ये इकोनॉमिक्स बेस्ड DI है, ठीक है। इकोनॉमिक्स बेस्ड DI ना, आप जो पैसे कंपनी को ओपन करने में लगाते हो, आप जो कंपनी को ओपन करने में खर्च करते हो ना जी, उसी को व्यय कहते हैं, लागत कहते हैं, और आप इंग्लिश में इसे क्या बोलते हो, एक्सपेंडिचर बोलते हो, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स आपसे यही कहती है कि आप कंपनी में जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जो आपने खर्च किया है, वो आपकी लागत हो गई, ठीक है। आप कहोगे जी अब मेरे मित्र जो पैसे हमने लगाया, ठीक, ये और इसके साथ जो हमें ऊपर से मिलता है, ये हम लाभ कहते हैं। तो हमने मान लो पैसे लगाए 100, लेकिन मुझे मिला 120, तो 100 मिल गया लागत, और 20 जो ऊपर से मिला उसको लाभ कहते हैं। लेकिन इकट्ठे जो 120 मिला है, जिसमें लागत और लाभ दोनों है, उसी को हम राजस्व के नाम से जानते हैं, उसी को हम राजस्व, रिवेन्यू कहते हैं, ठीक है भाई। आप कहोगे जी जानते हो। मेरे मित्र यहां पर लाभ प्रतिशत जब निकाला जाता है, तो मेरे मित्र न्यूमरेटर में लाभ लिखते हैं और नीचे जो पैसे हमने लगाया, तो हमने जो लगाया वो खर्च है मेरा, वो मेरा व्यय है, और इनटू 100। तो इस तरीके से यहां पर लाभ प्रतिशत निकाला जाता है। तब तो लाभ को फ्रैक्शन बनाएंगे तो ऊपर लाभ और नीचे हमारा लागत नजर आएगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, सर P5 का अगर हम लागत, उत्पाद P5 के लिए हमारी लागत 46,000 है, तो P5 का राजस्व क्या होगा। तो पहले P5 का लाभ प्रतिशत क्या है, 8। तो मेरे भाई P5 के लिए हमारा जो लाभ प्रतिशत है वो 8%। 8 का मतलब हो गया 2 बटे कितना, 25। जानते हो जब लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो ऊपर लाभ नीचे व्यय, तो मेरे मित्र यहां ऊपर में हमें लाभ नजर है आ गया, और नीचे हमारी व्यय है, हमारी खर्च है। यानी पैसे हमने लगाए हैं 25 और लाभ मिला है मुझे 2, तो पैसे लगा दिया हमने 25 और लाभ हमें मिला 2। इसका मतलब क्या है, तो 25 रुपए लगाए हैं और लाभ अगर 2 मिला है, इसका मतलब हमारा राजस्व, इसका मतलब हमारा राजस्व कितना हो गया। तो सुनिएगा 25 हमने लगाया और 2 हमें लाभ मिला, इसका मतलब मेरे मित्र क्या है, इसका मतलब है कि हमारा राजस्व हो जाएगा 27। हमने लगाया 25, 2 हमें लाभ चाहिए, यानी राजस्व हमें 27 चाहिए। तो इसी 27 रेशियो का मान यानी राजस्व का मान हमसे पूछ रहा है। हमसे दिया हुआ क्या है, व्यय। तो हमारा जो P5 का व्यय 25 नजर आ रहा है, ये हमें 46,000 दिया हुआ है। तो यहां से एक रेशियो का मान निकाल लो। तो यहां 25 एकम 25 हो जाएगा, बचेगा 21, 25 8 200, 25 400, यानी ये 1840। तो मेरे मित्र एक रेशियो का मान 1840 होगा, तो 27 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 27 गुने 1840। मल्टीप्लाई कर दो। आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। फटाक से मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ। आप लोग फटाक से मल्टीप्लाई करिए और अपना आंसर दीजिए। आप लोग मल्टीप्लाई करके आंसर दीजिए। चलिए वेरी गुड, आपका आंसर हो गया 49680। 49680, वेरी गुड। चलिए दूसरा क्वेश्चन था साक्षी थैंक्स सर। सर सतीश सर की क्लास क्यों नहीं हो रही है। सतीश सर की क्लास मंडे से होगी, सतीश सर की क्लास मंडे से होगी, मधु मैम की क्लास भी मंडे से होगी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब मेरे मित्र इस प्रश्न पे आइए और इस प्रश्न को देखिए।
ये एसएससी जीडी के अंदर हम भी आ गए हैं, आपके ग्रुप डी टारगेट के स्टूडेंट हूं, और मेरा यूपीएसआई 20 नवंबर को है। मनीष कुमार, वेरी गुड। आओ दोस्त, एक गेंदबाज देखते हैं यूपीएसआई का भी, यूपीएसआई का भी मेरे मित्र हम देखते हैं, एनालिसिस कराते हैं। ओके, एक गेंदबाज ने 15 लगातार मैचों में 0 रन, 3 रन, 2 रन, 1 रन, 5 रन, 3 रन, 4, 5, 5, 2, 2, 0, 0, 1 और 2 विकेट लिए हैं। सॉरी, ये विकेट लिए हैं। तो दिए गए डाटा की माध्यिका क्या होगी? अब दोस्त मेरे, दिए गए डाटा की माध्यिका क्या होगी? तो माध्यिका यानी कि मीडियन फाइंड आउट करने के लिए जब भी हमें, देखो भाई, एसएससी जीडी वाले जो हमारे एप्लीकेशन पर जुड़े हुए हैं और जो एप्लीकेशन पर नहीं भी जुड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल पर हमने माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ाया है। 3 पाठ हम पढ़ाए हैं, आपको बस 1 पाठ पढ़ लेना है। एसएससी जीडी वाले, आप, हमने स्टैटिक्स को ना 3 पाठ में पढ़ाया है एप्लीकेशन पर। आप एप्लीकेशन पर भी, यूट्यूब चैनल पर भी, आप केवल 1 पाठ पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आओ ध्यान दो। जब भी आपसे माध्यिका पूछे, मीडियन पूछे, तो आप दिए गए चरमान को एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए। तो आज हम इसे एसेंडिंग ऑर्डर में ही सजा देते हैं, आरोही क्रम में ही सजा देते हैं। सजाइए। तो सबसे छोटा है 0, वो भी 3 बार है। ठीक है, उसके बाद 1 है, और 1 कितनी बार है? 2 बार है। इसके बाद 2 है, और 2 कितनी बार है? तो 2 मेरे मित्र है 4 बार। ठीक है, 2 के बाद 3 है, और 3 कितनी बार है? 3 है 2 बार। उसके बाद 4, और 4 कितनी बार है? केवल 1 बार। फिर है 5, 5 कितनी बार है? तो 5 मेरे मित्र है 3 बार। और कोई है? देख लेते हैं 15 हुआ कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 हो गया ना। अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर नंबर ऑफ टर्म इसमें ऑड है, नंबर ऑफ टर्म अगर इसमें ऑड है, तब तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो ऑड हो या इवन, आपको बराबर बराबर बांटना है। तो आज मेरे मित्र बराबर बराबर बांटेंगे ना, तो 7 और 7 बट जाएगा, 7 7 बट जाएगा, बीच में 1 बच जाएगा, और जो 1 बच गया वही हमारा माध्यिका हो गया। वही हमारा क्या हो गया? माध्यिका। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, लागत में ऐड करने से आंसर नहीं आएगा मेरे दोस्त। आइए पहले समझिए, हम फिर बात करते हैं आप पर। ओके, लागत का परसेंटेज वहां पे निकालना है। तो लागत का परसेंटेज निकालने के लिए समझिए कि हम जो पैसा लगा रहे हैं वो तो हमारा 100% है। हम जो पैसे लगा रहे हैं वो मेरा 100% है। अब उसके ऊपर से जो मुझे मिल रहा है वो क्या है? उसको ऐड कर देते हैं तो राजस्व हो गया। ठीक है, जितना हमें ऊपर से मिला है वो मेरा प्रॉफिट हो गया। तो इसमें इतना क्या सोचना है। आओ मेरे मित्र चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बच्चे कोई कहेंगे सर अगर यही में पदों की संख्या 16 होता तब 14 14 बांट देते, 2 को बच जाता। सर 8 8 बांट देते तो नहीं होता। तो 8 8 बांट दीजिएगा, 16 में तो कुछ नहीं बचेगा। तो जब कुछ नहीं बचे तो 1 1 कम बांटिए, यानी बीच में 2 को बचेगा। तो जब बीच में 2 बचेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, वही आपका माध्यिका हो जाएगा। अब आइए मेरे मित्र इसको समझिए। आपसे कह रहा है कि सर 9800 रुपए की राशि 6 वर्षों में इतना रुपए का ब्याज देता है, तो ब्याज की दर क्या होगा? तो आप ही बताइए। अगर 6 सालों में अगर 6 सालों में आपका ब्याज बनता है 4704, तो मेरे मित्र 1 साल में ब्याज क्या बनेगा? तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो यहां देखेंगे 6 सते 42 बचेगा 5, 6 अठे 48 और 6 चौके 24, यानी 1 साल में बनेगा 784। और आप जानते हैं 1 साल में 100 रुपए के ऊपर लगने वाले ब्याज को ही दर कहते हैं। तो जब 1 साल का ब्याज निकल गया ना, तो अब आपके लिए रेट परसेंट निकालना आसान है। कैसे? तो आप कहेंगे कि 1 साल में ब्याज बना है 784। मैं पूछूंगा किस मूलधन पर? तो आप कहेंगे 9800 पर। तो बताओ 100 पर क्या बनेगा? इसी को आप सॉल्व करेंगे
जैसे ही आप सॉल्व करेंगे ये मेरे मित्र आपका 8% आएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया? 8% हो गया। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? 8% हो गया। अब बहुत बच्चे इसमें इस बात को लेके कंफ्यूज होंगे कि ये एसआई है कि सीआई है। आप कैसे समझ गए कि ये एसआई है, ये सीआई क्यों नहीं है? मेरे मित्र देखिए, अगर क्वेश्चन में एसआई सीआई का डिस्कस न किया गया हो और यदि क्वेश्चन इंटरेस्ट का हो तो यह अमूमन ये माना जाता है कि वो क्वेश्चन साधारण ब्याज का है। अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा तो 99.9% केस बनता है कि उसमें सीआई का डिस्कस जरूर होगा। अब कुछ ऐसे पॉइंट आ जाते हैं जहां पर सीआई हमें समझना पड़ता है बिना सीआई लिखे हुए भी, वो आगे आपको पता चलेगा। आइए आगे देखते हैं। है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन ज्यादातर केस में जब एसआई सीआई किसी का भी डिस्कस ना हो तो हम उस क्वेश्चन को, है ना, साधारण ब्याज मानकर ही बनाते हैं। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखिए मेरे मित्र। ये 7.1/4 प्लस इस ये बॉड मास है। अब बॉड मास के इस प्रश्न को यदि बनाना है तो मित्र ये 7 चौके 28, 1 29/4, ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस ब्रैकेट के अंदर है। सबसे पहले तो आप ब्रैकेट के अंदर वाले का प्रोसेस कर लो। 6 प्लस 8 में 4 से भाग दोगे तो 2 हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 यानी कि 3 हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना? -1 हो गया। मित्र वहां से देखते हैं तो ये हमें 6 3 9 में से 1 चला गया, 6 3 9 में से 1 चला गया तो 8 बच गया, कहोगे हाँ। तो यहां तो मेरे मित्र यहां तो बट्टे में हमारे पास 4 ही रहेगा, लेकिन 29 और प्लस 32, तो 29 और प्लस 32 ये हमारे पास 61 होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, ध्यान देना। आइए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये है अगला सवाल। अब देखिए ये तो नॉर्मल सा आपसे पूछ लिया, चाल क्या होगा, इतना किलोमीटर की दूरी 22 घंटे में ट्रेवल करना है तो हमारी स्पीड क्या होगी। तो आप सभी को पता है स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने 1188 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल किया है 22 घंटे के अंदर। तो 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 8 88। अब 2 से मेरे मित्र कटेगा तो ये हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। यही हमारी स्पीड यहां पर काम कर रहा है। 54 किलोमीटर पर आवर ये हमारी स्पीड यहां पर काम कर रहा है। 54 किलोमीटर पर आवर ये हमारी स्पीड यहां पर काम कर रहा है। नहीं, अगर मान लीजिए कि कहिएगा नहीं सर मीटर पर सेकेंड में, आप मीटर पर सेकेंड में बदल दो तो कोई बात नहीं, आप सबको पता है किलोमीटर पर आवर को अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर पर सेकेंड में बदलता है, और मीटर पर सेकेंड को अगर हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे मित्र ये किलोमीटर पर आवर में बदलता है। तो आज हमारे पास ये क्या है? तो आज हमारे पास ये किलोमीटर पर आवर है। हमें इसमें 5/18 से गुना कर देना है। जैसे ही हम 5/18 से गुना करते हैं तो अब ये 5 दिया जो 15 आया है, ये मेरे मित्र मीटर पर सेकेंड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। 54 किलोमीटर पर आवर आया है, लेकिन हमें आंसर मीटर पर सेकेंड में चाहिए, तो हमारा आंसर होगा 15 मीटर पर सेकेंड। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न ये रहा, जरा इसको भी ध्यान से देखिए। अब देखिए इस प्रश्न के अंदर हमसे ये कहा गया कि 24 छात्रों के समूह का औसत वजन 2 से बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन शामिल था। यानी शिक्षक के वजन को जब शामिल रखा जाएगा तो 24 विद्यार्थियों की औसत 2 से बढ़ जाएगा। ठीक है, हमें कहा यदि प्रारंभिक में 24 छात्रों की औसत वजन 30 किलोग्राम था तो शिक्षक का वजन क्या है। अब ये देखो, ये था वाली जो बात कर रहा है ना इनिशियल केस में, उस समय भी बच्चे कितने हैं? 24। तो जब इनिशियल केस में 24 बच्चे हैं, यानी हमारे पास 24 बच्चे हैं और जिसका एवरेज मुझे मालूम है कितना? 30 मालूम है। अब शिक्षक को इसमें शामिल किया गया। अब जैसे ही शिक्षक को शामिल किया गया तो हमारा एवरेज बढ़ गया। अब हमारा एवरेज बढ़ गया कितना से?
तो मेरे मित्र हमारा एवरेज बढ़ गया है 2 केजी से बढ़ गया है। सवाल है शिक्षक की आयु क्या होगी? जानते हैं किसी के आने से यदि हमारा एवरेज बढ़ता है यानी आने वाले की एज या वजन हमारे एवरेज से ज्यादा रहा होगा। कितना ज्यादा रहा होगा? तो हमारे एवरेज से ज्यादा रहा होगा यानी 30 से ज्यादा रहा होगा। कितना ज्यादा? इतना ज्यादा कि 24 लोग पहले से थे, शिक्षक को शामिल करेंगे तो टोटल 25 लोग। अब 25 लोग का औसत अगर 2 से बढ़ा दिया यानी उस शिक्षक की उम्र एवरेज से 50 ज्यादा था। तो एवरेज से 50 ज्यादा होने का मतलब वो शिक्षक कितने साल के थे? 80 साल के थे, सॉरी 80 केजी के थे, 80 केजी के थे। आइए मेरे मित्र चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आइए गुड्डू कुमार ध्यान दीजिए और समझिए। मेरे मित्र अगला प्रश्न ये रहा, इस प्रश्न को गौर से देखो। ये तो बहुत इजी प्रश्न है। कहो कैसे? सर विक्रय मूल्य हमारा इतना है और क्रय मूल्य हमारा इतना है, तो हानि कितना होगा? तो बेचे हैं कम में, खरीदे थे ज्यादा में, तो हानि कितना होगा? तो सर अगर हानि का प्रतिशत निकालते हैं तो बोलिए हानि हुआ कितना? तो इससे इसको घटाएंगे 7। यहाँ ये 4 में से 3 गया तो 1, और ये 11 में 8 3 गया तो 8, यानी 817 की हमें हानि हुआ है बटा सीपी 2150 इंटू 100। आप सॉल्व कर लो, 38% आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर 38% आ जाएगा। देखिए आप में से बहुत बच्चे यूपीएसआई का एग्जाम देंगे तो आपके सेट से अच्छा गुड्डू जी कह रहे हैं कि सेट में जो आपने करवाया था है ना एप्लीकेशन पर, ये प्रीवियस ईयर अभी करा रहा हूं, इससे पहले जो सेट कराया था गुड्डू कह रहे हैं कि उससे काफी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में यूपीएसआई के एग्जामिनेशन में आया था, है ना। चलिए बहुत अच्छे मेरे मित्र, बहुत अच्छे। आइए हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप सभी जो सेट लगातार आप किए जा रहे थे वो एप्लीकेशन पर 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर आपका चलता रहेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आओ जी ध्यान दो। देखो ये कह रहा है कि अगर वृत्त की व्यास को 15% से बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए वृत्त के व्यास को जितना प्रतिशत से बढ़ाइएगा त्रिज्या में भी उतना ही प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अगर आपने वृत्त के व्यास को 15% से बढ़ाया है तो त्रिज्या भी 15% से ही बढ़ा होगा। ठीक है, अब रही बात एरिया की, तो आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर, मेरे मित्र यही हमारा एरिया होता है। अब आपको यह पता होगा कि पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, रेडियस हम बदलते रहें लेकिन पाई सबके साथ रहेगा। इसका मीनिंग है कि पाई का परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज में कोई रोल नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कौवा है, सबके साथ रहना है, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बस आपको ये देखना है कि हमने क्या किया है, त्रिज्या को 15% से बढ़ाया है। अगर हम त्रिज्या को 15% से बढ़ाया है तो एरिया में क्या फर्क पड़ेगा या एरिया में क्या बदलाव आएगा, इसके लिए कुछ नहीं, बस इन दोनों का सक्सेसिव ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि 15 और 15% के दो लगातार वृद्धि का एकल वृद्धि x प्लस वाई एक्स वाई इंटू 100 आप सॉल्व करेंगे मेरे मित्र 32.25 आएगा। यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी डी डी, मनीष कुमार, गुड्डू कुमार, मुकेश कुमार, सभी बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। मेरे दोस्त ज्ञान गुरुकुल पटना एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए जो ऑफर दिया गया था वो केवल कल के लिए है। आप में से जिनको भी आवश्यकता होगी वो कल ऑफर का आनंद ले लेंगे। ठीक है, कल भर, उसके बाद फी अपने वापस स्थान पे चला जाएगा। ठीक है, आइए जरा इसको देखिए। मित्र ये कह रहा है कि मोहित 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से ऑफिस जाता है और x की स्पीड से वापस आता है। आप जरा मुझे ये बताओ, कहोगे क्या? सर ये घर है और ये ऑफिस, ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाता है
और x मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रिटर्न आता है। तो पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि इसकी औसत चाल आप कैसे निकालते हो। तो आपको पता होगा क्या, x की चाल से जाते हैं, y की चाल से आते हैं, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, 2 इंटू एक्स वाई, 2 इंटू एक्स वाई और बटे x प्लस वाई यानी 10 प्लस एक्स। हम एवरेज स्पीड ऐसे ही निकालते हैं और यही एवरेज स्पीड आपको दिया हुआ है कितना, 12 दिया हुआ है। सॉल्व कर लीजिए ना, आप सॉल्व करेंगे ये 20x हो जाएगा और 12 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 120 और प्लस 12x होगा। 12x आके घटेगा तो 8x, ये हो गया 120, यानी x का वैल्यू यहां से कितना आ गया, 15। x का वैल्यू यहां से कितना आ गया, 15। लेकिन मेरे दोस्त ये जो 15 आया है ये मीटर पर सेकेंड में आया है कि किलोमीटर पर आवर में आया है। तो आप जरा सा समझने की कोशिश करिएगा, कहिएगा क्या सर आपने इसको कैसे सॉल्व कर दिया, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम तो इसमें रह गई। क्या सर, ये हमारा मीटर पर सेकेंड में था, सर ये भी हमारा मीटर पर सेकेंड में था, लेकिन x तो हमारा किलोमीटर पर आवर में था। आप इसको ऐसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे मित्र थोड़ी यहां पे सावधानी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सावधानी यहां पर दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज कंफ्यूज कर जाओगे, प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ठीक है, अब क्या सावधानी, तो पहले इसको एक यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। ये मेरे मित्र किलोमीटर पर आवर में है, इसे हमें मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अब ये 5x/18 ये हो गया अब किसमें, अब ये मेरे मित्र हो गया आपका किसमें, तो ये किलोमीटर पर आवर में ना होके अब मीटर पर सेकेंड में हो गया। तो अब ये भी मीटर पर सेकेंड है, ये भी मीटर पर सेकेंड है ना, और ये भी मेरे मित्र मीटर पर सेकेंड है। आप पहले ऑपरेट कर लो फिर बात करते हैं। तो आप देखोगे इसका कंसेप्ट होगा 2xy, अच्छे से देख लीजिए 2xy। तो 2x कितना है, यानी पहला स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, y दूसरा स्पीड कितना है 5x अपॉन 18, ये मीटर पर सेकेंड। ठीक, और बटे x प्लस y, दोनों स्पीड का योग तो हो जाएगा 10 और प्लस मेरे मित्र ये 5x और अपॉन कितना 18, इतना मीटर पर सेकेंड, और बराबर ये क्या है, ये है 12 मीटर पर सेकेंड। मतलब यही जो मेरा एवरेज स्पीड है वो दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए 1 मीटर पर सेकेंड से 1 मीटर पर सेकेंड चला गया। अब मेरे मित्र यहां देखो इस मीटर पर सेकेंड से ये मीटर पर सेकेंड भी चला गया। अब आप सॉल्व कर लो। अब आप जब सॉल्व करने जाओगे सबसे पहले तो थोड़ा सावधानी तो दिखाना ही पड़ेगा। ये मेरे मित्र हमारे पास हो जाएगा 5 × 50, 50 दूनी 100, ये मेरे मित्र 100 हो गया। 100x और अपॉन ये यहां पर ये जो 18 है वो नीचे आएगा और 18 से अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 18 दह का हो जाएगा 180। ठीक, और प्लस 18 गुने 5x/18, तो ये सिर्फ रह जाएगा 5x और बराबर कितना, ये हो गया 12। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 12 पंचे 60 यानी 40x, और 40x का मान हो जाएगा 180 और गुने में 12। तो यहां से इससे ये कैंसिल आउट हो गया और मेरे मित्र ये 4 तिया 12 हो गया। कहने का मीनिंग है x बराबर होगा 54, जिसका कोई यूनिट नहीं रहेगा। तो x बराबर जो 54 आया है इसका कोई यूनिट नहीं है, तो आप क्या करिए, ये आपका जो x है ना, बस आप यहां पर 54 डाल दीजिए। तो 54 जैसे ही आप डालिएगा तो x जिस यूनिट के साथ दिया होगा उसी यूनिट के साथ आंसर लगाइएगा, क्योंकि यहां पर x का कोई यूनिट नहीं है। तो मेरे मित्र आपका आंसर क्या होने वाला है, 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। मेरे मित्र ध्यान दो, हाँ तो क्यों नहीं गलत होगा, विक्रांत कुमार गुप्ता क्यों नहीं गलत होगा यार, वहां पे 2 मीटर पर सेकेंड में है और एक यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है, तो यूनिट तो सेम करना ही पड़ेगा ना। अमृत राज, चलिए वेरी गुड, थोड़ा मेरे मित्र ये कैलकुलेटिव था और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो होता ऐसा ही है, क्वेश्चन दिखता है बहुत सिंपल, एक पॉइंट अगर आगे पीछे कर दिया ना, उसको अगर इग्नोर कर दिए तो मामला तो गड़बड़ हो ही जाएगा। ठीक है, आओ चलो
तो ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पर अच्छा है, अदरवाइज कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिंपल है। अब मेरे मित्र इस क्वेश्चन को देखिए, ये तो आप लोगों ने गर्दा ही उड़ा दिया होगा। क्या ए बी का रेशियो दिया है, बीसी का दिया है, एबीसी का पूछ रहा है, तो इसके लिए सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ए बी का रेशियो दिया है 7:8, बीसी का रेशियो दे दिया है 7:9, आपको चाहिए एबीसी का रेशियो। तो जब कभी भी ऐसा प्रश्न हो, ठीक है, हाँ 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 हाँ, केवल यूनिट का खेल था सर, बिल्कुल। ये ए बी का रेशियो है, ये बीसी का रेशियो है, एबीसी का रेशियो चाहिए, वेरी शॉर्ट, जिसके आगे खाली है उससे फिल कर दो, जिसके पीछे खाली है उससे भर दो और कर दो गुना। बस यही याद रखना कि कॉमन वाले को बीच में रखना, ठीक है। तो 7 सतह कितना, ये 49 हो जाएगा, 8 सतह कितना, ये 56 हो जाएगा, और ये 8 नमे कितना, 72 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 49, 56 और 72। 49, 56 और 72, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। चलिए वेरी गुड सभी बच्चे, धर्मेंद्र कुमार बहुत अच्छे, मुकेश कुमार आप भी अच्छे। आइए नेक्स्ट। अब देखिए अगला प्रश्न ये रहा, इस प्रश्न को ध्यान दें। अब देखिए आपसे ये कहा गया कि गुरुजी एक बंदे से ऐसा बोला गया कि आप किसी संख्या को 2 से भाग दे दो। अब कहा गया कि आप 2 से भाग दे दो, लेकिन उसने गलती से उसमें 2 से गुना कर दिया। तो क्वेश्चन पूछा कि जो अब परिणाम आया है वो सही परिणाम का कितना परसेंट है। तो मान लो एक संख्या है x, कहा गया कि आप इसमें 2 से भाग दे दो, लेकिन उसने गलती से इसमें 2 से गुना कर दिया। कहा था 2 से डिवाइड करने, अब कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। तो कहा यही जो नया वाला रिजल्ट आया है वो ओरिजिनल रिजल्ट का कितना परसेंट है। तो नया वाला रिजल्ट आया है 2x, तुलना करना है ओरिजिनल परिणाम से इंटू 100। आप सॉल्व करो, ये 400% नजर आएगा। ये मेरे मित्र 400% नजर आएगा। क्यों? क्योंकि इसका कितना गुना है, तो सर इसका वो 4 गुना है, और 4 गुना होने का मतलब 400%। ठीक है, 4 गुना होने का मीनिंग क्या है, 400%। चलिए पुष्पांजलि जी, ठीक है। मनोज कुमार एवरेज का मैराथन लीजिए, वेरी गुड, मैं कोशिश करता हूं। अब मेरे मित्र आ जाओ यहां पर। अरे कोई नहीं विक्रांत गुप्ता, आप कर लो जैसे आपको सटीक बुझाए, कोई दिक्कत नहीं है। वो बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन नहीं था कि उसमें ज्यादा दिमाग लगाया जाए, कर दिया जैसे कर दिया है ना। आपको जैसा ठीक लगे आप करो, नो प्रॉब्लम। ओके, आओ ध्यान दो। एक वर्ग तथा विरत का परिमाप एक जैसा है। तो आपसे कहा कि एक वर्ग और एक विरत का परिमाप एक जैसा है, स्क्वायर एंड सर्कल का पेरीमीटर इक्वल है। अगर विरत का क्षेत्रफल इतना है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल तो तब निकाल पाएंगे ना जब वर्ग की भुजा मालूम होगा। ठीक है, तो पहले वर्ग का साइड निकालना पड़ेगा। विरत का क्षेत्रफल दिया है, विरत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक, जो दिया है 1386। यहां से देखो 22 22 6 132 और 22 66, तब तो आर बराबर क्या होगा, रूट के अंदर 63 गुने 7, तो ये हो जाएगा 21। अब ये 21 सेमी क्या हुआ, सर्कल का रेडियस आ गया। आपको पता है कि वृत्त और वर्ग का परिमाप एक जैसा है, तो मेरे मित्र ये वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, ठीक है, और वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई और आर, आर निकल गया 21 सेमी। कहा दोनों का पेरीमीटर इक्वल है, कर दो इक्वल, 7 3 21 हो गया, और ये देखो यहां से 2 टाइम्स में जाएगा और इससे ये 11। कहने का मतलब ये हुआ कि वर्ग की भुजा 33 सेमी हो गया। तो वर्ग की भुजा हो गया, हाँ, स्क्वायर का साइड हो गया 33। अब अगर हम एरिया निकालने जाएंगे तो आप सभी को पता है कि सर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, कुछ नहीं, भुजा स्क्वायर होता है। आप 33 का स्क्वायर करने जाओगे, ये 1089 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर हो गया।
ध्यान दो। आइए पुरुषोत्तम जी, आप भी आ गए। वेरी गुड, धीरे धीरे करके सारे लोग आ जाइए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलते रहिए आगे। अरे कंटिन्यू जब होने लगेगा तो सब लोग आने लगेंगे ना, 2 दिन अभी हुआ ही है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए ये जो अपना क्लास है ना दोस्त, ये अपना क्लास है। यह अपना क्लास सोमवार से यूट्यूब चैनल पर हम 9 बजे रहेंगे। सोमवार से यूट्यूब चैनल पर हम 9 बजे रहेंगे, लेकिन कल तक ये क्लास 6:30 बजे ही होगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को। रोहित 275 रुपए की दर से टेबल खरीदा। अगर वह 16 टेबल 5,060 रुपए में बेच दिया। अब आपको पता चल रहा है कि सर एक टेबल का सीपी 275 है। अब आप एक टेबल का एसपी ले लो ना, तो एक टेबल का एसपी कैसे, तो आपको पता है कि सर हमने टोटल 5,060 में बेचा। कितने टेबल को बेचा है मेरे मित्र? 16 टेबल को बेचा है। तो ये हो क्या जाएगा? 16 तिया 48 है ना, बचेगा यहां पर 16 तिया 48 बच जाएगा 2, 2 पर 6 26। ओके, 16 एकम 16 बच जाएगा कितना? 10। 16 6 96, 16 दूनी 32 और 16 पचे 80। यानी हमारा एक टेबल का विक्रय मूल्य हो जाएगा 316.25। एक टेबल का सीपी दिया हुआ था, उसके बाद 16 टेबल का एसपी दिया था, तो 16 टेबल के एसपी से एक टेबल का एसपी निकाल लिया, है ना। तो सीधा सीधा तो दिख रहा है कि खरीदा है 275 में, अब बेच रहा हूं 316 में, तो लाभ कितना होगा जी? तो आप देखो जरा सा, लाभ देखने जाओगे 41.25 का हमें लाभ होने वाला है, बट्टे सीपी ये 275 और इनटू क्या 100। सॉल्व कर डालो। आप जैसे ही सॉल्व करोगे मेरे मित्र, यहां से ये सॉल्व हो जाएगा। आपके आंसर कितने आ जाएंगे? सॉल्व करके देखो। 15 5 75, 15 7 105, 112, 15 दूनी 30, 30 और 11 41, यानी सीधा सीधा 15% आ जाएगा, 15% आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ध्यान देते रहिए और चलते रहिए। देखो जी, सोमवार से ऑफलाइन खुल रहा है, तो जो भी पटना में अवेलेबल हैं वो 500 रुपए का जो अनलिमिटेड टेस्ट है ना, उस ऑफर का बेनिफिट कल तक ले लेंगे, कल तक ले लेंगे। अब ऑफलाइन वाले कैसे बेनिफिट लेंगे? कॉल करेंगे, कॉल करके यहां से उनको फोन पे नंबर दिया जाएगा। ठीक, ऑफिस वाले नंबर पर फोन करेंगे, जैसे भी होगा उनको पेमेंट करवा के यहां से एडमिशन करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑफलाइन वाले भी अगर पटना में हैं तो ऑफिस आकर के, और पटना में नहीं हैं, पटना से बाहर हैं, तो कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन भी कल तक 500 मेरे मित्र ऑफर रहेगा। ओके, आओ ध्यान दो। अब मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, वरना आप लोग कहोगे कि मास्टर तू हमेशा बिजनेस की बात करता है ना। नहीं नहीं, आओ ध्यान दो। अब दोस्त इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया, यदि दो संख्या का एचसीएफ 8 है। अब दो संख्या का एचसीएफ 8 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकता है? एक बात जानते हैं, एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि दिया गया नंबर और उसका एचसीएफ दोनों ही एलसीएम का फैक्टर होता है। तो अगर एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर है, तब तो एचसीएफ को किसी भी हाल में एलसीएम को पूरा पूरा विभाजित करना पड़ेगा। तो इनमें से कौन एलसीएम नहीं होगा? तो जिसको एचसीएफ नहीं डिवाइड करेगा वो एलसीएम नहीं होगा। तो 8 72 को काटता है तो ये एलसीएम हो सकता है, ई भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, लेकिन 8 जो है वो 68 को डिवाइड नहीं करता है, यानी ये जो है उसका एलसीएम नहीं हो सकता है। जिस दो संख्या का 908 है उसका 968 नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ये मेरे मित्र 16 नंबर सवाल है। आइए 16 नंबर सवाल को बड़ा तेजी में खींचे। कह रहा है कि P और Q दोनों मिलकर किसी काम को 105 दिन में, ठीक, Q और R ये दोनों मिलकर मेरे मित्र 90 दिन में, और P तथा R उसी काम को 126 दिन में करेंगे। तो बताइए P Q R
ये तीनों अगर एक साथ मिल जाएं तो वो काम कितने दिनों में होगा? सबसे पहले आप टोटल वर्क ले लो, इन तीनों कैल्शियम लोगे तो मेरे मित्र ये हो कितना जाएगा? 630, है ना? 630। 105 दिन में 630 काम, तो एक दिन में 6 काम। 90 दिन में 630 तो एक दिन में 7 काम। 126 दिन में 630 तो एक दिन में 5 काम। जानते हो, जब तक इन तीनों की एक साथ क्षमता नहीं निकालोगे तब तक काम होगा कैसे? अब इन तीनों को काम करना कितना है ये तो हमें मालूम है कि 630 काम करना है, तीनों की क्षमता चाहिए। उसके लिए आप ना इन तीनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे डबल पी डबल क्यू डबल आर, यानी यहां पर पी भी डबल है, क्यू भी डबल है, आर भी डबल है। तो एक दिन में कितना काम हो रहा है? 7 6 13, 13 5 18। तो अब आप क्या कहेंगे कि जब ये तीनों डबल डबल है तो एक दिन में 18 काम हुआ। अगर ये तीनों अकेला अकेला रहेगा तो एक दिन में 2 9 में 18, 9 काम होगा, और किसी के एक दिन का काम ही क्षमता हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन दिन के अकॉर्डिंग है। ओके, तो मेरे मित्र हमें पता चल गया कि क्षमता क्या है? 9। तो जो एक दिन में 9 काम करेगा उसे 670 काम करने में कितने दिन लगेंगे? सॉरी, 630 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 70 दिन लगेंगे। चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आओ जी इस प्रश्न को देखें। यह प्रश्न कहता है कि ए अकेले एक काम को 14 दिन में, बी अकेले उसको 21 दिन में। ए और बी एक साथ काम शुरू करता है, लेकिन ए शुरू होने के 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। बी शेष काम को अकेले कितने दिनों में करेगा? तो आप जरा सा इस बात को समझो। ए किसी काम को करेगा 14 दिन में और बी उस काम को यदि करेगा 21 दिन में, तो पहले वो काम है कितना? तो पहले वो काम इन दोनों कैल्शियम 42, यानी टोटल काम 42 है। 14 दिन में 42 काम, एक दिन में 3 काम, है ना? 21 दिन में एक दिन में 2 काम। आपसे कहा गया कि आप ए और बी से काम एक साथ शुरू करवाइए और आप 4 दिन तक काम करवाइए। 4 दिन के बाद ए काम करना छोड़ देगा। तो भैया 4 दिन में ये करेगा कितना? तो ए एक दिन में 3, यानी दोनों मिलकर 5। अब एक दिन में 5 और कर रहा है 4 दिनों तक, इसका मतलब है 20 वर्क फिनिश कर दिया। तो अब रिमेनिंग काम बच क्या जाएगा? क्योंकि ए ने दिया है, रिमेनिंग काम बी ही करेगा। तो 42 में से 20 काम हो गया, 42 में से 20 काम हो गया, यानी 22 काम रिमेनिंग है जिसको बी करेगा। तो बी एक दिन में करता है 2 काम, तो 22 काम करने में 11 दिन लेगा, यानी शेष काम को बी 11 दिनों में फिनिश कर देगा। शेष काम को बी 11 दिनों में फिनिश कर देगा। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है, आओ ध्यान दो। बहुत अच्छे सारे बच्चों ने फिनिश किया है, क्वेश्चन को बनाया है। आइए अब इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। मेरे भाई ये प्रश्न है क्या? पढ़िएगा इस प्रश्न को अच्छे से। पहले ये प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 विभिन्न मिठाई S1, S2, S3, S4 एंड S5, S6 एंड S7 में उपयोग की हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दिया गया है। मतलब समझ रहे हैं? ये 7 प्रकार की मिठाई है, मिठाई के कुल वजन का कितना प्रतिशत चीनी है वो लिखा हुआ है। जैसे मान लो कि S1 मिठाई, तो S1 मिठाई का कुल वजन अपने आप में 100% होगा, लेकिन उस 100% में 23% चीनी है, यानी 77% अदर मटेरियल है। उसी तरह से S2 में अगर 32% चीनी है तो 68% और दूसरा चीज है। यही कहानी इन सारे मिठाई के पास है। हमें कहा S5 और S3 का कुल वजन 300 kg है, तो इन दोनों में कुल कितना चीनी उपयोग किया गया? अब सबसे पहले तो एक टेंशन वाली बात है, क्या? S5 और S3 का कुल वजन है 300 kg,
अब इन दोनों में कितना चीनी उपयोग किया गया, ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया। क्यों? S5 का जो है ना ये 22%, तो 22% हम सिर्फ S5 का निकालेंगे, और मेरे मित्र ये 16% सिर्फ हम S3 का निकालेंगे। तो इस 16% के लिए बेस S3 है और 22% के लिए बेस S5 है, लेकिन ये बेस दोनों हमें अलग अलग मालूम ही नहीं है। तो जब ये दोनों एक बेस अलग अलग मालूम नहीं है, और क्वेश्चन में ये भी नहीं लिखा है कि ये दोनों ही इक्वल है। अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता कि S3 और S5 का वजन बराबर है तो हम 150 मान करके सॉल्व कर देते, लेकिन ना तो हमें S3 और S5 का अलग अलग वजन मालूम है, और ना ही हमें ये मालूम है कि S3 और S5 के वजन में क्या रिलेशन है। कोई रिलेशन नहीं है, सीधे कंबाइन करके दिया हुआ है। तो मेरे मित्र हम असमर्थ हैं S3 में चीनी निकालने और S5 में चीनी निकालने से, असमर्थ हो गए। असमर्थ होने का मतलब क्या हुआ? हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर 16% और 22% का बेस अलग अलग दिख रहा है, परंतु वो डिफाइन नहीं है कि अलग अलग है कि एक जैसा है कि क्या है, कुछ डिफाइन ही नहीं है। तो मेरे मित्र यहां पर S3 और S5 का वजन अलग अलग जब तक डिफाइन नहीं होगा तब तक हम दोनों में चीनी नहीं निकाल पाएंगे। यानी इस प्रश्न का आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इस प्रश्न का आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, विपिन बिहारी दिल से आशीर्वाद है, सबों को दिल से आशीर्वाद है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसमें बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो डायरेक्ट क्या करेंगे, इन दोनों परसेंटेज को जोड़ देंगे और कहेंगे दोनों परसेंट मिलकर के कितना हो गया, ये 6 2 8 3 38, और सीधे इसका 38% निकाल करके और आंसर दे देंगे। हालांकि वो ऑप्शन में है भी नहीं और मेरे मित्र वो तरीका भी नहीं है। आओ चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। आप 19 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या है ये? 19 नंबर क्वेश्चन है, एक कुर्सी और एक टेबल का MRP 2 और 3 है। कहता है कि अगर हम कुर्सी पर 20% का डिस्काउंट दे दें और यदि कुर्सी और टेबल दोनों पर संयुक्त रूप से डिस्काउंट 26 हो तो बताइए टेबल पर कितने का डिस्काउंट दिया गया। मेरे मित्र यहां देखो, आप टेबल, ठीक है, यहां देखिएगा, आप चेयर और टेबल की बात कर रहे हो। तो यहां पर चेयर, ठीक, और टेबल, मेरे मित्र चेयर और टेबल के MRP का रेशियो हमें दिया हुआ है। ठीक, ये दिया हुआ है 2 और 3, लेकिन मैं इसे 2 और 3 ना मानकर इसे मैं 2 और 300 मान लेता हूं, ताकि हमारा जो टोटल MRP होगा वो मेरे मित्र हमारा 500 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कुर्सी पर 20% का डिस्काउंट देना है। अगर कुर्सी पर 20% का डिस्काउंट देना है यानी MRP के 80% पर सेल करना है, तो इसका 80% 160 हो जाएगा। साथ ही साथ हमें यह मालूम है कि टोटल पर 26% का छूट देना है, यानी टोटल को 74% में बेचना है। ठीक है, तो भैया ये 5 चौके 20 और 35 दो कितना हो जाएगा, 37। अब आप ही से पूछना चाहता हूं, बेचकर हमें टोटल 370 चाहिए, जिसमें अब तक 160 मिल गया है, यानी कि दूसरे को कितना में बेचना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ नहीं है, 370 में से आप 160 को घटा लो, यानी दूसरे को 210 में बेचना पड़ेगा। अब आप ही देखो, डिस्काउंट खुद ही पता चल गया। क्या 300 की चीज को अगर 210 में बेचना पड़ेगा तो कितने की छूट देना पड़ेगा? तो आप कहोगे गुरुजी सेकेंड डिस्काउंट, 300 की चीज 210 में बेचना पड़ेगा तो 90 की छूट हो जाएगा। किस पर? 300 पर, इंटू 100, क्या हो गया? तो आप कहोगे सर 30%। तो मेरे मित्र यहां पर क्या हो गया, 30% हो गया। क्या हो गया? 30%, यानी दूसरे वस्तु पर हम 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं। दूसरे वस्तु पर हम 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सारे जने इस बात को समझ रहे होंगे और आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। एलिगेशन से भी बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आशुतोष राणा, बहुत दिनों बाद, आशुतोष राणा बहुत दिनों बाद अपने YouTube चैनल पे आए हैं।
हालांकि आप हमारे ऑफलाइन छात्र हैं, ये हमें जहां तक याद है। हालांकि फोटो तो अच्छे से नहीं दिखता है, पता नहीं चल पाता है, हो सकता है कि मैं गलत हूं। आओ ध्यान दो। एक कंपनी में अभियंता की संख्या 2 वर्ष में दुगुनी हो गया तो कितने वर्ष में 1024 हो जाएगा। अब देखो इस प्रश्न के अंदर कहीं सीआई नहीं लिखा है, और ये सीआई है भी नहीं, लेकिन सीआई का कंसेप्ट यूज करना होगा, क्योंकि यहां पर एक लॉजिक बैठेगा, एक लॉजिक फिट चलेगा। ठीक है, 2 वर्ष में 2 गुना। अब 2 वर्ष में 2 गुना, तो मेरे मित्र आप बताइए, 2 गुना होने में अगर 2 साल लग गया तो हमें कहता है कि बताइए 1024 गुना होने में कितने साल लगेंगे। तो इन दोनों में एक रिलेशन दिख रहा है, कहो कैसे। 2 गुना यानी 2 की पावर 1, 1024 यानी 2 की पावर 10। तो कहते हैं कि 2 की 1 पावर होने में 2 साल, तो 2 की 10 पावर होने में क्या होगा, तो पावर 10 गुना हो गया, तो साल भी 10 गुना हो जाएगा। सीधा सीधा आप क्या कह रहे हो, यहां पर 20 साल लगेगा। आप आराम से मेरे मित्र इस मैटर को सेट कर रहे हो और निकाल दे रहे हो। आइए रोहित भाई, चलते हैं अगले सवाल की ओर। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर, समझने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ध्यान दो जी, ध्यान दो। अब इस सवाल की ओर चलते हैं और इस सवाल पे ध्यान देते हैं। ऐसा सवाल तो मैंने आपको कराया था, ए बी बी सी का रेशियो दिया है, ए का मान देकर सी का मान पूछ रहा है। आप ध्यान से इसको देखिए, ये मेरे मित्र ए बी, ठीक है, ये हमारा ए बी है और ये हमारा क्या है, बी सी। तो ए बी का रेशियो 5:8 है और बी सी का रेशियो मेरे मित्र ये 11:13 है। ठीक, ए बी का रेशियो 5:8, बी सी का रेशियो 11:13। जिसके आगे खाली है उससे भर दो, जिसके पीछे खाली है उससे भर दो, करो मल्टीप्लाई। 11 × 5 कितना, 55 हो जाएगा। 11 × 8 कितना, 88 हो जाएगा। और 13 × 8 104 हो जाएगा। अब देखो ये ए बी और सी तीनों मालूम हो गया। अब ए का मान 110 दिया है, तो ए जो 55 दिख रहा है वो एक्चुअली 110 है। तो बोलो कितना गुना है, 2 गुना। तो आप इसको भी 2 गुना कर दो, 176 हो जाएगा। आप इसको भी 2 गुना कर दो, ये 208 हो जाएगा। तो मेरे मित्र इस तरीके से हमें सी का मान पूछा था जो 208 हो जाएगा। सी का मान पूछा था जो 208 हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। ठीक है, अब इस चीज को आप देखिए तो आपको समझ में आएगा। मित्र यहां पर यह कहा गया है कि नीचे दिए गए, समझिए अच्छे से, नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों में व्यय से राजस्व का अनुपात दिया गया है। यानी ये दिया गया है व्यय से राजस्व का अनुपात। ठीक, व्यय से राजस्व का अनुपात। हमसे पूछा गया लाभ प्रतिशत किस वर्ष मैक्सिमम है, लाभ प्रतिशत किस वर्ष मैक्सिमम है, ये सवाल हमसे इस क्वेश्चन में पूछ दिया गया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मेरे दोस्त, लाभ प्रतिशत बराबर होगा, एकदम अच्छे से देखना, लाभ बटा व्यय और इंटू 100, लाभ बटा व्यय इंटू 100, यही हमारा लाभ प्रतिशत होगा। और इस क्वेश्चन के अंदर दिया क्या हुआ है, व्यय से राजस्व का अनुपात दिया हुआ है, व्यय और राजस्व का अनुपात। ठीक, तो अब अगर आप देखोगे यहां पर ये 80 बटा आपको 100 नजर आएगा, ये 75 बटे 100 नजर आएगा, ये 84 बटे 100 नजर आएगा, ये 90 बटे 100 नजर आएगा, ये 70 बटे 100 नजर आएगा, ये 75 बटे 100 नजर आएगा, ये 96 बटे 100 नजर आएगा। मेरे मित्र एक प्रश्न मैं आपको दिया हूं, जरा इसको बनाइए तो।
चलिए, बहुत बच्चों ने इसका आंसर दिया है और बहुत बच्चे इसको आंसर गड़बड़ा भी गए हैं। अब देखिए, आपको दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ है व्यय और बट्टे राजस्व, व्यय और बट्टे राजस्व। ध्यान से देखिएगा। अब आपसे मेरे मित्र मैं एक सवाल पूछता हूं, आप कहिएगा क्या। आपका ये सवाल ये जो दिया हुआ है, व्यय से राजस्व का रेशियो दिया है, व्यय और राजस्व का रेशियो। राजस्व समझते हैं, मतलब जो पैसे आपको मिलते हैं, और व्यय मतलब जो पैसे आप लगाते हो। तो आप देख रहे हो कि सबका राजस्व एक समान है, सबका राजस्व 100 है, सबका राजस्व एक समान है। तो जब सबका राजस्व एक समान है, तो जिसका लागत सबसे कम होगा उसी को सबसे ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि प्राप्ति तो सबको 100 ही हो रहा है। तो अब 100 सबको प्राप्त हो रहा है, तो जिसकी लागत सबसे अधिक हो जाएगा तो उसको कम लाभ प्राप्त होगा। अब मान लीजिए कि सबसे अधिक लागत है 96, तो 96 लगा करके अगर कोई 100 पाएगा तो 4 न लाभ होगा है। लेकिन सबसे कम लागत जो देख रहे हैं 70 है, अब 70 लगा के कोई 100 प्राप्त करेगा तब तो ये 30 का लाभ प्राप्त करेगा, है ना। तो सबसे कम जिसकी लागत है उसी को मैक्सिमम लाभ मिलेगा। तो मेरे मित्र सबसे कम लागत है Y5 का, तो Y5 को ही मैक्सिमम लाभ प्राप्त होगा, मैक्सिमम लाभ प्राप्त होगा। तो अधिकतम लाभ किसको प्राप्त होगा, Y5 को। अधिकतम लाभ किसको प्राप्त होगा, Y5 को ही प्राप्त होगा, क्योंकि सबका राजस्व सेम है तो अधिकतम लाभ Y5 को मिलेगा। ठीक है। अब इस प्रश्न पे आइए और इस प्रश्न को देखिए मित्र। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक वर्ग की भुजा को अगर 20% से बढ़ा दिया जाए तो बताइए परिमाप कितना % से बढ़ जाएगा। आप जरा यहां देखिएगा, भुजा को 20, देखिए ऐसे तो आपको ही पता ही होगा, टिक तो कर ही दिए होंगे। भुजा को 20% से बढ़ाने, भुजा को जितना % से बढ़ाएंगे परिमाप भी उतना ही % से बढ़ेगा। लेकिन कैसे, वो अभी दिखाता हूं। अगर भुजा को आपने 20% से बढ़ाया है तो 20% का मतलब होता है 1 बटे कितना, 1/5। यानी पहले भुजा था 5 और अब 1 बढ़ाना है, तो अगर 1 बढ़ाना है तो 6 हो जाएगा। आप ही बताइए परिमाप। तो सर परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है 4 गुना भुजा, यही ना, 4 गुना भुजा। तो बोलिए 4 गुना, पहले भुजा था 5 यानी परिमाप 20, अब 4 गुना भुजा 1 बढ़ के हो जाएगा 6, तो परिमाप कितना हो जाएगा 24। तो देखो परिमाप में कितना वृद्धि हुआ, 4 की, किससे, 20 से, इंटू 100। मेरे मित्र फिर भी देखो 20% है ना। तो आप ऐसे देखो या अपना लॉजिक सेट कर लो, लॉजिक सेट करोगे तो भी आपको यही नजर आएगा। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो अगला प्रश्न ये रहा भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अब अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, जरा इसको समझो। ये आपसे कह रहा है पी क्यू आर बराबर इतना, तो आप बताओ पी बाई क्यू, क्यू बाई आर और आर बाई पी का वैल्यू क्या होगा। मित्र अगर हम यहाँ पे अनुपात का राशि x कह देते हैं तो p 5x होगा, q 3x होगा और r 6x होगा। आप कहोगे जी तो अगर हम p बाई क्यू करेंगे तो 5/3 होगा ना। आप कहोगे जी जब हम q बाय r करेंगे तो मेरे मित्र ये 3/6 होगा। आप कहोगे जी जब हम r बाय p करेंगे तो 6/5, ये 6/5 हो जाएगा, है ना। अब आपको ये पता है कि इस रेशियो को स्टैंडर्ड रेशियो में बदलने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम 30 हो जाएगा, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे 50, 30 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे ये 15 और 30 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे मेरे मित्र ये हो जाएगा 36। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया 50, 15 और 36, 50, 15 और 36, 50, 15 और 36। चलिए अंतिम सवाल की ओर। आखिरी सवाल ये रहा मेरे मित्र, आज का आखिरी सवाल है, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आखिरी सवाल के रूप में ये आप देख रहे हो
कि 5/2 गुने 5/2 का 5 डिवाइडेड बाई 4 -2 का 1/7 डिवाइडेड बाई 1/7। तो पहले यहां का प्रोसेस होगा, फिर डिवीजन का, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन घटाव का। तो 5/2 को 5 से गुना करोगे तो मित्र ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/2। साथ ही साथ भाग का क्या कर ही दो मेरे मित्र, भाग को गुना में बदलोगे 1/4 हो जाएगा, माइनस 2 गुना 1/7 ये हो जाएगा 2/7। और मेरे मित्र वो इसका प्रोसेस तो कर ही दिया, अब सीधे भाग को गुना में बदल दो, पलट जाएगा 7/1 हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट। तो यहां से 25/8 एलसीएम 8 होगा, ये 25 और माइनस हो जाएगा 16, यानी ये 9 कितना हो जाएगा 8। ठीक है। आदर्श यादव, आप सभी को ये बात पता है कि ज्ञान गुरुकुल पर अभी रीजनिंग के कोई सर नहीं है। ज्ञान गुरुकुल पटना पर अभी मैथ्स, जीके, जीएस और इंग्लिश के सर हैं। रीजनिंग के कोई सर ज्ञान गुरुकुल पटना पर नहीं है। ठीक है, इसलिए रीजनिंग आप लोग का नहीं हो रहा है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। मैं यहीं पर आज आप लोगों से विदा लेता हूं, एक बार फिर ये दोहराते हुए कि टेस्ट, अनलिमिटेड टेस्ट और मैथ्स फाउंडेशन का जो वो कल तक है। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।